Hello, good morning everyone. I hope everyone is doing well. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी के शेयर के बारे में. कल आपने देखा ही होगा बीएससी का जो शेयर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है वो 18.5% फटा. उसके साथ साथ कैम्स और सीडीएसएल में भी मूव्स आए. आई थिंक सीडीएसएल जो ऊपर था 4.5% और कैम्स जो था वो 2% ऊपर था. तो हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटली इस शेयर्स में क्या हो रहा है और उनका आगे का आउटलुक क्या है और क्यों आज ये शेयर ऊपर था, और हम इसको ध्यान में रखते हुए क्या इस शेयर को हम बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, इसको आप ही इस वीडियो के अंत तक समझ जाओगे कि मेरा इसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है. तो ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है. हम इसको फंडामेंटली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सेक्टोरियल थीम है, जो भी बीएससी हो, एनएससी का भी जो आईपीओ आ रहा है और सीडीएसएल, कैम्स, इनको देखते हुए क्या आउटलुक नज़र आ रहा है. ठीक है, तो आपने देखा होगा 10 साल पुराना एक केस था एनएससी के ऊपर. आपने देखा होगा कि चित्रा रामकृष्णन करके उनकी जो चीफ थी और नारायण रवि करके वो ऐसे जो 7 कर्मचारी थे, इनके ऊपर एक केस चल रहा था कि ब्रोकर को एक उन्होंने रेगुलरिटी नियमों में भंग किया था और इसकी वजह से उनके ऊपर एक केस चल रहा था सेबी की ओर से. तो कल उसको जो मामला बोलते हैं वो कोलोकेशन को बोलते हैं. तो कोलोकेशन के केस में सेबी ने कल क्लीन चिट दे दी है. वो क्लीन चिट क्यों दे दी? क्योंकि सेबी ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, इसकी वजह से हम क्लीन चिट दे रहे हैं. अभी इसका अर्थ क्या है? क्योंकि एनएससी ने बहुत बार सेबी से रिक्वेस्ट की है कि हम अपना आईपीओ लाना चाहते हैं, और वो आईपीओ लाने के लिए सेबी ने वो उनको मना कर रही थी. वो मना क्यों कर रही थी? क्योंकि उनका ये केस चल रहा था उनके साथ. क्योंकि अगर आपके पास केस है तो आपकी एक जो ट्रांसपेरेंसी है उसको दिक्कत आती है. तो कल जो है वो सेबी ने एनएससी को क्लीन चिट दे दिया है. इसका मतलब ये हुआ अभी एनएससी का जो रास्ता है आईपीओ को बाजार में लाने का वो अभी खुल चुका है. एनएससी ने 27 अगस्त को भी एक न्यू पिटिशन, उसमें मतलब न्यू एप्लीकेशन फाइल किया है सेबी में कि वो जल्द से जल्द एनएससी का आईपीओ लाना चाहते हैं. आप अगर देखे होंगे कि एनएससी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है. ये जो हमारी जो ट्रेडिंग होती है, ये जो हम ऑल द ट्रांजैक्शन करते हैं टीवी, सोशल मीडिया पे लोग इतने आके बोलते हैं कि ट्रेडिंग करो ट्रेडिंग करो, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है, सबसे बड़ा जो कट जाता है वो बीएससीज, वो एक्सचेंजेस को जाता है, बीएससी को जाता है, एनएससी को जाता है. एंड एज आपने देखा होगा 2020 से लेके 2024 तक बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं. तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये जो एक्सचेंज रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो, एनएससी हो, बीएससी हो, इनको जाता है. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ आवेदन या नंबर ऑफ पीपल ट्रेड या कैश ट्रांजैक्शन करते हुए नजर आएंगे, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो एनएससी और बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स, ये सारे एक्सचेंज रिलेटेड जो स्टॉक है उनको मिलता है. ठीक है, अभी आप देखोगे 2023 में एनएससी के जो वॉल्यूम ट्रांजैक्शन हुए थे कैश मार्केट में वो 163.5 लाख करोड़ की तरफ उनके ट्रांजैक्शन हुए थे. और अभी 2024 में जनवरी से लेके अगस्त तक उनके जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो 200 लाख करोड़ के आसपास उनके ट्रांजैक्शन हुए हैं. तो 1.2 टाइम्स तो उन्होंने अगस्त तक ही कर दिया. अभी भी 4 मंथ बाकी है इस ईयर के. तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन एनएससी और एनएससी में आ रही है. अगर हम बीएससी के आंकड़ों के ऊपर ध्यान देते हैं तो बीएससी में भी 2023 में कुल ट्रांजैक्शन जो हुए थे वो हुए थे मतलब 12.5 लाख, इतने लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए थे. अभी 2024 में वो ट्रांजैक्शन बन के आ रहे हैं 16 करोड़ टिल अगस्त. अभी भी 4 मंथ बाकी है. सो यू कैन सी द फिनोमिनल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ट्रांजैक्शन. और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, जैसे ही मैंने कहा कि जितने भी आपके वॉल्यूम ट्रांजैक्शन आपके एनएससी में, बीएससी में होंगे, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सब यहाँ पर जाएगा. आपने कभी अपनी जो नोट खोली होगी जो एंजल ब्रोकिंग से मिलती है या किसी भी ब्रोकर हाउस से मिलती है, तो उसका जो कट है तो उसमें आपको लिखा होता है कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करके, तो वो उनको चले जाता है. और ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट तो बेनिफिशियरी है ही, क्योंकि एसटीसीजी को बढ़ाया है, एलटीसीजी को बढ़ाया है, तो वो भी उसके बेनिफिशरीज हैं. तो इसकी वजह से
कल की दो न्यूज़ थी। पहली तो न्यूज़ थी कि उनके वॉल्यूम ट्रांजैक्शन के आंकड़े आए हैं जो कि बहुत फिनोमिनल ग्रोथ दिखा रहे हैं, और दूसरी चीज़, अगर एनएससी का आईपीओ आता है तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो है अच्छे हो जाते हैं और बीएसई को भी उसको फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ में क्या हुआ, जैसे ही न्यूज़ आई बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस डेट को अपने आईपीओ को ला रही है, उसके मद्देनज़र बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो अपना पीयर ग्रुप है तो वो भी बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि वो पीयर कंपनी है। तो सेम इज हैपनिंग हियर। जैसे ही एनएससी का ये कोलोकेशन का मामला सेबी ने क्लियर कर दिया तो जो एनएससी का जो रोड़ा था बीच में उनको आईपीओ के एप्लीकेशन को नज़र में देखते हुए, तो वो रोड़ा क्लियर हो गया। तो अभी एनएससी का आईपीओ भी आएगा। आप अगर ग्रे मार्केट में देखोगे तो बहुत चल चुका है, मुझे नहीं पता कि वहाँ से कितनी और स्कोप है, लेकिन क्या होता है, कोई कोई बिजनेसेस आप अगर देखोगे वो मोनोपोली बिजनेसेस होते हैं। तो जिस तरीके से ये जो एनएससी है, जिस तरीके से ट्रांजैक्शन उसमें हो रहे हैं, इज गोइंग टू बी अ मोनोपोली बिजनेस। उसका कोई कंपटीशन, मतलब बीएसई है लेकिन परसेंटेज में आप देखोगे 200 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट 16 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन तो बहुत ही कम है। तो इसके हिसाब से एनएससी एक मोनोपोली स्टॉक बन जाएगा, मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एनएससी को महंगा वैल्यूएशन मिल सकता है। ठीक है, तो बीएसई में ये जो मूव आया वो दो न्यूज़ से वजह से आए। एक तो वॉल्यूम को लेके उनके इसमें हुआ, और दूसरा जो था वो कोलोकेशन एनएससी का मामला सुलझ गया तो लोगों को अभी लगने लगा। और इंडियन मार्केट में तो पैसा है ही बहुत, और जो हमारे भाई लोग हैं मतलब रिटेलर्स, उनको तो पैसा डालने के लिए स्टॉक ही चाहिए। जैसे ही उनको स्टॉक मिला उनको भगा दिया 18.5% करके। अभी हम थोड़े से ये तो न्यूज़ के बारे में हुआ, अभी हम थोड़े से रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ आते हैं कि वैल्यूएशन क्या कहते हैं इन सारे स्टॉक्स के। तो आप अगर देखोगे बीएसई का जो स्टॉक है 78 पी मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है अभी के लिए, ट्रेलिंग पी की बात मैं कर रहा हूँ, और मार्केट कैप है 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, आप अगर देखोगे आरओसी का नंबर है 20%, आरओई का नंबर है कम है 15% है। ठीक है, लास्ट 3 सालों में 4 सालों में सेल्स की ग्रोथ मतलब 15% के लगभग उनकी सेल्स की ग्रोथ हुई है, और आरओई का जो नंबर है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, 11-12% का ही आरओई का नंबर उन्होंने अपने इसमें दिखाया है। तो आरओई का नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, और जो सेल्स ग्रोथ है वो रीजनेबल ठीक ठाक है, उतनी कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत कम नहीं है। लेकिन मार्केट में ये जो इफोरिया है कि भाई यूनिक चीज़ है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसकी वजह से वो हाइप मार्केट में ज़्यादा है इन स्टॉक की। वो कैसे पता चलती है, आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एफआईआई इसमें माल छोड़ रहा है, डीआईएस ने इसने माल छोड़ा है, मतलब अपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है उन्होंने कम किया है, 13 से 11 की है आई थिंक एफआईआई ने, डीआईआई ने कुछ 12 से 10 पे लेके आए हैं। और पब्लिक जो है 54% पब्लिक का जो शेयर है वो इस शेयर्स में है। तो आप तो जानते हो जिस भी शेयर में पब्लिक का परसेंटेज ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़्यादा होता है वो स्टॉक आगे जाके कहीं ना कहीं अटकता ही अटकता है। अभी क्या है, न्यूज़ पे ये सारे स्टॉक चल रहे हैं तो भी इसको चलने देते हैं, लेकिन क्या अभी इसको बाय करना चाहिए या इसको देखना चाहिए, इसके पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, ये आपको वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी अगर डाउट्स है या यू वांट मी टू एक्सप्लेन द डिफरेंट टॉपिक्स तो अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर लीजिए, सो दैट वी कैन ब्रॉट अप टू अ डिफरेंट टॉपिक्स एंड फंडामेंटली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मैंने हर एक वीडियो में मेरे कहता हूँ the trading will give you momentary satisfaction, but investing will give you a lifetime freedom of financially. So आपको ये देखना है कि पैसा आपको जल्दी कमाना है या ज़्यादा कमाना है। अगर आपको पैसा जल्दी कमाना है तो आई थिंक आप कमा लोगे, वो गंवा भी दोगे। अगर आपको पैसे ज़्यादा कमाना है, मतलब लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कमाना है, तो आप एक पॉइंट के बाद फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। इसीलिए बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी बिजनेस को आप समझने की कोशिश करोगे तो उसके पीयर को भी समझने की कोशिश कर लीजिएगा, जो हम इस वीडियो में करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बीएसई की बात हुई, वापस आते हैं। पी 78 है, आरओई का नंबर थोड़ा सा कम हो रहा है, एफआई माल छोड़ रहा है, डीआई माल छोड़ रहा है, पब्लिक माल उठा रहा है। आपको देखना है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इतने हाई पी के ऊपर कोई भी स्टॉक लेके उसको चलाना, आगे लेके जाना बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अगर एनएससी का आईपीओ आ जाता है, एनएससी सारा मार्केट आगे जाके खा लेता और कहीं ना कहीं बियर मार्केट की शुरुआत होगी। हमें नहीं पता है ना, 4 साल से तो बुल फेस चल रहा है। ठीक है, बियर मार्केट की शुरुआत होगी, ट्रांजैक्शन कम हो गए तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बीएसई के ऊपर भी पड़ सकता है। ठीक है,
अब थोड़े इसके भाई के ऊपर आते हैं। इसका भाई ये मतलब इसी स्पेस का जो एक कंपनी है उसका नाम है CDSL। तो आप अगर CDSL के देखोगे, कुछ 30,000 मार्केट कैप की कंपनी है और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम में आप अगर कोई भी शेयर बेचना चाहते हो तो आप उसको CDSL में जाना पड़ता है, दर्ज करना पड़ता है, आपने वो तो देखा होगा। तो CDSL को जितने आप ट्रांजैक्शन करोगे उसका ही CDSL को भी फ़ायदा होता है। इसका जो ROE का नंबर है वो कंपैरेटिवली BSE से अच्छा है, 20% के लगभग उसका जो मतलब ROE का नंबर है, आई थिंक 31% का नंबर है, और ROC का नंबर 40% है CDSL का। और आप अगर इसमें देखोगे, इसमें थोड़ा PE भी थोड़ा कम है, 58 का PE है कंपैरेटिवली 78 के PE जो था BSE के इसमें से। और उसकी सेल्स ग्रोथ भी 20-25% से हुई है कंपैरेटिवली। BSE में 10-12% से, पिछले 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब टोटल सेल्स ग्रोथ जो है लास्ट 3 साल में BSE में कुछ 10-15% से हुई है, और यहाँ पर तो 20-25% से ग्रो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि CDSL इज़ अ बेटर प्ले दैन द BSE, हालांकि वो कम चला है, दैट्स ओके, बट फंडामेंटली जो भी नजर आ रहा है, ROE के नंबर अच्छे हैं, ROC के नंबर अच्छे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों कंपनियां जो है वो डेट फ्री कंपनियां हैं। ऑब्वियसली इतना सारा कैश है तो डेट लेने की ज़रूरत है ही नहीं है, ऐसे ही चल रहा है, तो वो एक बात है। और उसमें आप देखोगे कि देर इज़ अ ह्यूज स्कोप फॉर द CDSL टू ग्रो, क्योंकि NSE हो या BSE पे आप ट्रांजैक्शन मारोगे, कहीं भी ट्रांजैक्शन मारोगे, वो आता तो मतलब मोस्टली CDSL पे ही आता है, तो इसलिए CDSL इज़ अ बेटर प्ले इन दैट केस। दूसरी एक कंपनी है CAMS करके, कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो भी इसी रिलेटेड काम करती है। हम इसको डिटेल में देखेंगे वो एक्चुअली इसका धंधा क्या है, काम क्या करती है, लेकिन थोड़ा नंबर्स के ऊपर आते हैं। अगर आप देखोगे 22,000 करोड़ की कंपनी है, ROE के नंबर 20 के ऊपर है, ROC के नंबर अच्छे हैं। मुझे लगता है कि 2,000 से लेके 4,500 तक की बहुत अच्छी रैली इस स्टॉक ने भी दी हुई है। इसमें भी मैंने देखा है कि शेयर होल्डर पैटर्न में आप देखोगे FI ने माल छोड़ा है, DI ने भी माल छोड़ा है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा माल कम कर रहे हो, पब्लिक अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। आप अगर देखो कोई भी इसमें से भी ये दोनों माल छोड़ रहे हैं, मतलब पब्लिक माल बढ़ा रही है, दैट्स नॉट द गुड न्यूज़, बिकॉज आपको ही ज़्यादा समझ आ रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि धंधे में क्या चल रहा है। सो आई थिंक इट्स नॉट वर्थ टू से कि आई थिंक द रिटेलर्स आर द किंग ऑफ दिस थिंग, अनलेस और ये बहुत चर्चित स्टॉक भी है। देखो एक चीज़ मैंने देखी है, जो भी स्टॉक चर्चित होते हैं, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड हो गया या HDFC बैंक हो गया, ये जो बहुत बड़े शेयर्स हैं जहाँ पर लोगों में इतना सारा पब्लिक में शेयर जुटा हुआ है और ऊपर से प्रमोटर माल बेच रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बारे में। तो BSE, CDSL और आप NSE, मतलब अब NSE तो आना है, इन तीनों में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक CDSL इज़ अ बेटर प्ले। BSE हाई वैल्यूएशन के ट्रेड कर रहे हैं, हु नोज, मे बी स्टॉक कैन बी 6,000 इन 6 मंथ्स टाइम, और आप आएंगे यार तुमने तो बोला था नहीं हुआ, लेकिन मुझे फंडामेंटली उतने रीज़न नहीं नज़र आ रहे कि स्टॉक को इतना भागना है एंड ऑल दैट। हाँ, कल भागा है, नो डाउट ऑन दैट, बट लिक्विडिटी का गश है तो कोई भी शेयर कहाँ से भी कहीं जा सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, और हम थोड़े वापस आते हैं, आई थिंक टॉक ऑफ द टाउन जिसको कहते हैं, वो बजाज फाइनेंस IPOs। आई थिंक जिसको भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जिसको भी IPO मिला है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन आपको एक देखना पड़ेगा, अगर आप ये शेयर को लिस्टिंग के बाद ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि प्राइस टू बुक का वैल्यूएशन देखोगे, क्योंकि देखो यार कोई भी चीज़ की एक वैल्यू होती है। बाजार में भी टमाटर भी लेके जाओगे, अगर वो 300 रुपये किलो में भी आपको देगा यार, आप लोगे नहीं इट्स ओके यार, वी कैन टेक यू, तो ऐसा नहीं होता है। आपको वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। प्राइस टू बुक अगर उसका 2 या 3 होता तो मैं समझ सकता था, प्राइस खुला कुछ उसको अपर सर्किट लगाया, आई डोंट नो व्हाई दे हैव पुट द अपर सर्किट, क्योंकि घोड़े को भागना देना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं दिया। आप अगर देखोगे इस केस में 6 या 7 टाइम्स बुक अभी हो गया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, विच इज़ अ वेरी हाई वैल्यूएशन। ओला इलेक्ट्रिकल में क्या हुआ, मार्केट सर्किट ही मारता रहा और ऊपर जाके माल किसी ने छोड़ा, बहुत बड़े जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर थे उन्होंने अपने माल छोड़ा, मार्केट नीचे आ गया 107 109 की तरफ। देखो कोई भी चीज़ में ना, अगर मुझे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी मिल रही है ना, लेकिन मुझे अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर चाहिए।
तभी जाके पैसा बनेगा। ऑब्वियसली आप अगर पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो कि कोई भी स्टॉक किसी भी प्राइस टारगेट पे लेके, तो आप आगे जाके सस्टेनेबली ग्रो नहीं हो पाओगे और उसमें से बहुत दिक्कत भी आती है। बहुत सारे लोग माल छोड़ते हैं। आवास फाइनेंशियल में क्या हुआ, यूट्यूब का सबसे बड़ा फेवरेट स्टॉक है आवास फाइनेंशियल। बहुत सारे लोगों ने, मैं अभी उसके नाम नहीं लूँगा, बट सब लोगों को ये सारे शेयर ना पकड़ पकड़ के दिलाए गए हैं और यही हाल आई होप कि ना हो। पता नहीं कल 200 का भाव भी लग जाएगा, बट वैल्यूएशन वाइज ये कहीं भी सस्ता नहीं लग रहा है। तो चलो ठीक है, इतना में हम सिमटते हैं आज के इस वीडियो पे। अगर आपके कोई कमेंट है तो आप बिल्कुल दे दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड गाइस।